हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? आज है 26 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, बांग्ला नौअस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। राजस्थान से लौटा साउथ वेस्ट मानसून, बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर, बिहार झारखंड में भारी बारिश का अलर्ट। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की वापसी प्रक्रिया राजस्थान से शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन रहा है, जिसका प्रभाव झारखंड और बिहार के मौसम पर पड़ेगा। 25 सितंबर को झारखंड के 17 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार की राजधानी पटना समेत राज्य के करीब 20 जिलों में जमकर बारिश हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। लो प्रेशर का प्रभाव। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि पश्चिम मध्य और उससे सटे पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है। इससे झारखंड में बारिश की संभावना बढ़ गई है, हालांकि बहुत अधिक वर्षा की उम्मीद नहीं है। बिहार के 18 से 20 जिलों में बारिश। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार मध्य बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से बिहार समेत कुछ अन्य राज्यों में बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी से उठे इस तूफान के कारण बिहार के 18 से 20 जिलों में अगले 6 दिनों तक छिटपुट से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। इस बारिश से कई क्षेत्रों में लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी हो सकती है। झारखंड के इन जिलों में बारिश की चेतावनी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ओडिशा से आ रही नमी के कारण झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य क्षेत्रों में 25 सितंबर को कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है। गरज के साथ वज्रपात और तेज हवाओं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की भी संभावना है। भारी बारिश की संभावना वाले जिले। झारखंड के निम्नलिखित 17 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। साहिबगंज, पाकुड़, गोड्डा, दुमका, देवघर, जामताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची, खूंटी, सरायकेला खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आदि राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है। 2 दिनों तक इन इलाकों में वज्रपात के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट। मौसम केंद्र रांची ने 25 और 26 सितंबर को राज्य भर में हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की प्रबल संभावना जताई है, जबकि कुछ इलाकों में तेज हवा, मेघगर्जन के साथ भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि सिस्टम के प्रभाव से देर रात से ही रांची सहित कई जिलों में मेघगर्जन के साथ बारिश हो रही है। आज 26 सितंबर मौसम विभाग ने आज 26 सितंबर गुरुवार के लिए राज्य के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भाग के कुछ जगहों पर मेघगर्जन और वज्रपात के साथ भारी वर्षा की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलने की संभावना जताई है, जिसे देखते हुए विभाग ने खराब मौसम में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 70 मजदूर वीडियो शेयर कर सरकार से वतन वापसी की लगाई गुहार। बड़ी खबर है, जहां राज्य के कई जिलों के मजदूरों का विदेश में फंसने का मामला सामने आया है। इस बार राज्य के 70 प्रवासी मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से वतन वापसी की गुहार लगा रहे हैं। बताया जा रहा है कि झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो एवं धनबाद के कुल 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। मजदूरों को विगत 4 माह से कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है। इससे मजदूरों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया है। इसको लेकर मजदूरों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर अपनी दुर्दशा बताई है और सरकार से वतन वापसी की गुहार लगाई है।
साथ ही उन्होंने बकाया वेतन के भुगतान की मांग भी की है। प्रवासी मजदूरों के हित में काम करने वाले सिकंदर अली ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मजदूरों की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि रोजगार की कमी के कारण झारखंड में हर दिन कहीं न कहीं ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। लोग रोजी रोटी की तलाश में विदेश जाते हैं, वहां उन्हें प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। ऐसे में बड़ी मुश्किल से मजदूर अपने वतन लौट पा रहे हैं। सरकार को मजदूरों के पलायन को रोकने के लिए रोजगार की व्यवस्था करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि झारखंड के हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के रहने वाले कुल 70 मजदूर मलेशिया में फंसे हुए हैं। झारखंड में बीजेपी की गोगो दीदी योजना मनिया सम्मान योजना को देगी चुनौती। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी झारखंड में सरकार बनने पर नई गोगो दीदी योजना की शुरुआत करने जा रही है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म पर मां और बेटी दोनों को सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। हालांकि इस राशि की खुलासा अभी नहीं किया गया है। इसकी जानकारी बीजेपी के संकल्प पत्र में दी जाएगी। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के सह चुनाव प्रभारी हिमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सितंबर महीने से पार्टी कार्यकर्ता लोगों के घर जाकर इस योजना के लिए आवेदन फॉर्म भरवाएंगे और उन्हें संबंधित कार्यालय में जमा करेंगे। बीजेपी इस योजना के माध्यम से मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मैया सम्मान योजना को चुनौती देने की तैयारी में है, जो पहले से राज्य में सक्रिय है। पार्टी का उद्देश्य महिलाओं के कल्याण को बढ़ावा देना और बालिका भ्रूण हत्या के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पीएम मोदी को लिखा खत, मांगा बकाया 1,36,000 करोड़, बोले हम स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे हैं। अपने पत्र की प्रतियां सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने कहा कि यह मांग सिर्फ न्याय की है, विशेषाधिकार की नहीं। श्री सोरेन ने कहा कि झारखंड के लोगों ने अपने राज्य के लिए लंबे संघर्ष किए हैं और अब वे चाहते हैं कि उनके संसाधनों और अधिकारों का उचित उपयोग हो। उन्होंने ट्वीट कर कहा, हम स्पेशल स्टेटस नहीं मांग रहे हैं, हमें बस हमारा हक दिया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि बकाये से झारखंड को विकास के नए पथ पर ले जाने की योजना है, जिसमें पर्यावरण, आदिवासी और स्थानीय समुदायों के हितों की रक्षा की जाएगी। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, रोजगार के नए अवसर और संस्कृति के संरक्षण की बात की। सोरेन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वह जल्द से जल्द इस मामले पर निर्णय ले और झारखंड के विकास में बाधा न बने, बल्कि सहयोगी बने। उन्होंने कहा, हम अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। सिपाही बहाली में सुधार को लेकर पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को भेजा प्रस्ताव। जानें क्या है मांग। झारखंड पुलिस में करीब 5,000 सिपाहियों की बहाली होनी है। इसको देखते हुए पहले से दौड़ के लिए तय समय सीमा में बदलाव के लिए पुलिस मुख्यालय ने राज्य सरकार को 2 प्रस्ताव भेजे हैं। बता दें कि इस पर 26 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। उत्पाद सिपाही की बहाली के लिए हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा के दौरान 16 अभ्यर्थियों की मौत होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने यह कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय ने जो प्रस्ताव भेजे हैं, पहला प्रस्ताव, पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की दौड़ 30 मिनट में पूरी करनी होगी, जबकि महिला अभ्यर्थियों को 20 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। दूसरा प्रस्ताव, सेना की तरह पुरुष अभ्यर्थियों को 1.6 किलोमीटर की दूरी 6 मिनट में और महिला अभ्यर्थियों को 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। विभागीय अधिकारी ने बताया कि सरकार के स्तर पर जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी, उसी के अनुरूप पुलिस मुख्यालय नियम बनाकर गृह विभाग को भेजेगा। फिर गृह विभाग से अधिसूचना जारी होगी।
इसके बाद झारखंड पुलिस में सिपाहियों की बहाली को लेकर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। इसके बाद आयोग से झारखंड पुलिस में बहाली को लेकर विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। झारखंड के 16वें मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस एमएस रामचंद्र राव गवर्नर ने दिलाई शपथ। झारखंड हाईकोर्ट में बुधवार को जस्टिस एमएस रामचंद्र राव ने 16वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने उन्हें राजभवन के बिरसा मंडप में पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी, कई न्यायाधीश और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल हुए। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से हुआ है ट्रांसफर। जस्टिस रामचंद्र राव की नियुक्ति पूर्व चीफ जस्टिस डॉक्टर बीआर सारंगी की सेवानिवृत्ति के बाद हुई है। उन्हें केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से स्थानांतरित करके झारखंड हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति से उच्च न्यायपालिका में नई दिशा की उम्मीद की जा रही है और यह झारखंड के न्यायिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। झारखंड के नए चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव का न्यायिक सफर एक पारिवारिक विरासत है। उनके पिता जस्टिस एमजे राव सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुके हैं। जस्टिस रामचंद्र राव का जन्म 7 अगस्त 1966 को हैदराबाद में हुआ। उन्होंने 1989 में उस्मानिया विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की और उसी वर्ष अधिवक्ता के रूप में नामांकित भी हुए। इसके बाद उन्होंने 1991 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एलएलएम की डिग्री हासिल की और उन्हें कई सम्मान मिले, जैसे कैम्ब्रिज कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप। उन्होंने 29 जून 2012 को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति प्राप्त की और 4 दिसंबर 2013 को स्थायी जज बने। न्यायाधीश के रूप में सफर। जस्टिस रामचंद्र राव ने 31 अगस्त 2021 को तेलंगाना हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार संभाला और 5 अक्टूबर 2021 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित हुए। हाल ही में 30 मई 2023 को उन्हें हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया था। अब वे झारखंड हाईकोर्ट के प्रमुख न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। नवरात्रि मेला पर 2 ट्रेनों को इस स्टेशन पर मिला अस्थायी ठहराव। रेल मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि नवरात्रि मेला के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को देखते हुए 2 ट्रेनों को अस्थायी ठहराव दिया गया है, जिसके तहत ट्रेन संख्या 18609, 18610 रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनस रांची एक्सप्रेस का जबलपुर मंडल के मैहर स्टेशन पर 5 मिनट के लिए अस्थायी ठहराव होगा। ट्रेन संख्या 18609 रांची लोकमान्य तिलक टर्मिनस एक्सप्रेस का यात्रा प्रारंभ दिनांक 2 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक, मैहर स्टेशन पर आगमन 13:55 बजे एवं प्रस्थान 14 बजे होगा। ट्रेन संख्या 18610 लोकमान्य तिलक टर्मिनस रांची एक्सप्रेस का यात्रा प्रारंभ दिनांक 4 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक, मैहर स्टेशन पर आगमन 10:50 एवं प्रस्थान 10:55 होगा। देवघर से खबर। अब मैया सम्मान योजना के नाम पर ठगी, पुलिस ने 8 साइबर ठग को दबोचा। मैया सम्मान योजना में भी साइबर ठगों ने सेंध लगा दी है। इस योजना के नाम पर महिलाओं को झांसा देकर ठगी करने वाले एक गैंग का देवघर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है और 8 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। साइबर थाने की पुलिस ने मार्गोमुंडा, पालोजोरी और सारठ पुलिस के सहयोग से अलग अलग स्थानों पर छापेमारी कर साइबर ठगी करते ठगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 10 मोबाइल, 15 सिम बरामद हुआ है। बरामद सिम फर्जी आईडी पर लिए गए थे। उक्त आरोपी मैया सम्मान योजना के नाम पर महिलाओं को झांसा देकर उनसे ठगी कर रहे थे। साइबर ठग खुद कर योजना पदाधिकारी बनकर महिलाओं को फोन करते थे और बैंक खाते जुड़ी जानकारी हासिल कर अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। पुलिस को लगातार उक्त ठगी का जानकारी मिल रही थी, जिसके बाद अभियान चलाकर सभी को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने देवघर में की छापेमारी। साइबर ठग की तलाश में छत्तीसगढ़ पुलिस ने देवघर में स्थानीय पुलिस के सहयोग से कई स्थानों पर छापेमारी की। देवघर के ठग ने
छत्तीसगढ़ निवासी को झांसा देकर 1,63,000 की ठगी कर ली थी। टीम ने बरमसिया और बिलासी मोहल्ले में छापेमारी की, लेकिन सफलता नहीं मिली। भाजपा अपनी सीटिंग सीट सिमरिया आजसू को देने के लिए तैयार, 9 सीटों पर बनी सहमति। विधानसभा चुनाव 2024 झारखंड में काफी दिलचस्प होने वाला है। एक तरफ झामुमो कांग्रेस सीटों को लेकर अभी तक एक नहीं हो सकी है, वहीं दूसरी ओर भाजपा आजसू की सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बन गई है। दोनों तरफ से वार्ता फाइनल हो चुकी है, सिर्फ आधिकारिक घोषणा बाकी है। सूत्र बताते हैं कि सितंबर अंतिम महीने से सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अभी तक जो बातें सीट को लेकर फाइनल हुई हैं, उनमें 9 सीटों पर सहमति बनी है। भाजपा अपनी सीटिंग सीट सिमरिया भी आजसू को देने के लिए सहमति दे चुकी है। हालांकि अभी एक और सीट आजसू को मिल सकती है, लेकिन उसमें सत्यता कितनी है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। जानकारी के अनुसार आजसू ने भाजपा से कुल 13 सीट की मांग की थी, जिसमें 9 सीटों पर लगभग सहमति बन गई। अब 2-3 सीटों पर मामला फंसा हुआ है। संभावना है कि एक सीट और भाजपा आजसू के लिए छोड़ सकती है। आजसू 12 से 13 सीट मांग कर रही है, लेकिन फिलहाल भाजपा 9 सीट देने को तैयार है। दबाव पड़ा तो एक सीट और दे सकती है। भाजपा आजसू के बीच हुई बैठक में कई बातों को लेकर चर्चा हुई है। इस दौरान भाजपा 9 सीट आजसू को देने के लिए तैयार है। भाजपा अपनी एक सीटिंग सीट सिमरिया भी देने को लेकर सहमति दे चुकी है। इसके अलावा भाजपा आजसू को लोहरदगा, सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, डुमरी, झुगसलाई और पाकुड़ सीट देने को तैयार है। इन 9 सीटों पर लगभग दोनों पार्टियों के बीच सहमति बन गई है। अब इनमें हेरफेर की संभावना कम है। वैसे जब तक सूची नहीं जारी होगी, तब तक पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिलहाल यही स्थिति है। इन सीटों पर आजसू दावा कर रही है भाजपा के समक्ष। सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक में आजसू चंदनक्यारी, टुंडी, तमाड़ और ईचागढ़ सीट पर भी दावा कर रही है, लेकिन भाजपा फिलहाल तैयार नहीं है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महातो टुंडी के लिए जोर लगाए हुए हैं। सुदेश यहां से आईपीएस अधिकारी रह चुके संजय रंजन के साथ इजराफिल अंसारी के लिए संभावना तलाश रहे हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सुदेश भी यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। टुंडी विधानसभा की जो वर्तमान राजनीतिक स्थिति है, उसको देखते हुए भाजपा टुंडी छोड़ सकती है। हालांकि यहां से एक युवा चेहरा राजीव ओझा भाजपा से टिकट के मजबूत दावेदार हैं। राजीव की दिल्ली तक पकड़ बताई जा रही है। राजीव ओझा की दावेदारी के कारण भी मामला उलझा हुआ है। चंदनक्यारी और ईचागढ़ सीट छोड़ने को भाजपा तैयार नहीं है। चंदनक्यारी से प्रतिपक्ष के नेता अमर बाउरी सिटिंग विधायक हैं, जबकि ईचागढ़ से पार्टी अरविंद सिंह को चुनाव लड़ना चाहती है। टिकट का भरोसा दिए जाने के बाद ही अरविंद सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं। अरविंद सिंह ईचागढ़ से विधायक रह चुके हैं और क्षेत्र में मजबूत पकड़ भी है, इसलिए भाजपा यह सीट अपने पास रखना चाहती है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा को यहां से 50,000 से अधिक वोट की बढ़त मिली थी। शैक्षणिक संस्थानों के पास चल रही तंबाकू दुकानों में छापेमारी, 17 दुकानदारों से वसूला फाइन। देवघर जिले में तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीम ने स्कूल और कॉलेजों के आसपास तंबाकू उत्पाद बेचने वाले 17 दुकानों में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने दुकानदारों से जुर्माना वसूला और उन्हें चेतावनी भी दी। कोटपा अधिनियम के तहत दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। अभियान का संचालन जिला कुष्ठ निवारण पदाधिकारी सह एनसीडी सेल के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर मनोज गुप्ता ने किया। अभियान के तहत देवघर शहरी क्षेत्र के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों जैसे देवघर कॉलेज, सत्संग कॉलेज, बाजला महिला कॉलेज, आरएल सराफ विद्यालय और देवघर पब्लिक स्कूल के निकट छापेमारी की गई। इस दौरान तंबाकू उत्पाद बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जो विद्यालय परिसर के 100 गज के दायरे में अपनी दुकानें चला रहे थे। छापेमारी के दौरान कुल 17 विक्रेताओं से अर्थदंड के रूप में 3,000 रुपये वसूले गए। इन विक्रेताओं को तंबाकू उत्पादों की बिक्री से संबंधित नियमों के उल्लंघन के लिए कड़ी चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान युवा पीढ़ी को तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने और उन्हें जागरूक करने के लिए चलाया जा रहा है।
अभियान में अभिमन्यु दांगी, रवि कुमार सिन्हा, प्रशांत मालवीय, कुमार अभिषेक, रविचंद्र मुर्मू, आरक्षी चंचल रविदास और रामचंद्र प्रसाद यादव शामिल थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 26 को आएंगे धनबाद। भाजपा के उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल पूर्वी की परिवर्तन यात्रा का समापन 26 सितंबर को होगा। इस परिवर्तन यात्रा का समापन समारोह धनबाद के गोल्फ मैदान में होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहेंगे। परिवर्तन यात्रा के प्रभारी सह पूर्व सांसद रविंद्र राय ने बताया कि समापन समारोह में स्थानीय सांसद ढुलू महातो, विधायक राज सिन्हा सहित अन्य स्थानीय नेता मौजूद रहेंगे। वहीं गोल्फ मैदान की सभा में धनबाद, बाघमारा व झरिया विधानसभा क्षेत्र के पार्टी कार्यकर्ता व नेता शामिल होंगे। विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने परिवर्तन यात्रा को गंभीरता से लिया है। पार्टी सभी विधानसभा क्षेत्र में रोड शो व आम सभा का आयोजन कर रही है। 26 सितंबर को परिवर्तन यात्रा धनबाद महानगर में प्रवेश करेगी। धनबाद में सभा को मुख्य वक्ता के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे। साथ ही विधायक राज सिन्हा ने बताया कि धनबाद शहर में रोड शो और आम शो का भी आयोजन होगा। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी सुरक्षा में लगे सारी गाड़ियों को किया वापस। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी सुरक्षा में राज्य सरकार की तरफ से दी गई सारी गाड़ियां वापस कर दी हैं। दरअसल सरकार की तरफ से उनसे 3 गाड़ियां वापस मांगी जा रही थीं। इस बात पर उन्होंने सभी गाड़ियों को वापस कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि उनको एक सफारी गाड़ी दी गई थी जिसका ऐसी भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सारी गाड़ियों को लौटाना ही सही समझा। पूर्व मुख्यमंत्री के प्रोटोकॉल के हिसाब से ये असंवैधानिक मामला है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त है। बताया जाता है कि राज्य सरकार की ओर से उनको 3 वाहन वापस करने के लिए कहा गया था, लेकिन चंपाई सोरेन में अपनी सुरक्षा में लगी सभी 6 वाहनों को राज्य सरकार को वापस कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे आने वाले दिनों चंपाई खेमे और JMM खेमे के बीच की दूरियां और अधिक बढ़ सकती हैं। परिवर्तन यात्रा के जरिए राज्य सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचा रही भाजपा। अर्जुन मुंडा। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि राज्य की जनता आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है और इस सरकार ने जनता को ठगने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इस कारण जनता ने अब परिवर्तन का मन बना लिया है। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भाजपा राज्य सरकार की नाकामियों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। मुंडा बुधवार को पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर के आदित्यपुर में होटल क्रूज में संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऊपरी मन से आदिवासियत की बात करती है, लेकिन यहां पर आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है, जिसका नुकसान आने वाले समय में होगा। इस देश में सभी लोगों तक मौलिक सुविधाएं पहुंचे, लोग सशक्त बने, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार काम कर रही है, लेकिन यहां की राज्य सरकार केंद्र के द्वारा भेजे गए पैसे का दुरुपयोग कर माफियाओं से लूटवा रही है। इनके जनप्रतिनिधि इसी कार्य में व्यस्त हैं। मुंडा ने कहा कि सत्ता में रहकर इस सरकार ने राज्य में लूट का रिकॉर्ड बनाया है। कहीं 35 करोड़ तो कहीं 300 करोड़ रुपए छापेमारी में मिल रहे हैं। राज्य के लोग बहुत निराश हैं। जनता प्रताड़ित हो रही है। कानून व्यवस्था का बुरा हाल है। प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रहा है, जिससे उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। मैं यह मांग करता हूं कि हेमंत सरकार मैया योजना के तहत मेरी बहनों को एक मुश्त 5 साल के लिए 60,000 रुपये खाते में जमा करें। भाजपा नेता ने बरकट्ठा प्रखंड में चलाया जनसंपर्क अभियान, जाने क्या रखी मांग। बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र के बरकट्ठा प्रखंड ग्राम बूछई में भाजपा नेता अनूप भाई ने जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें ग्राम बूछई में विकास यादव के अगुवाई में सभा का आयोजन किया गया। भाजपा नेता अनूप भाई को फूलमाला पहनाकर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। अनूप भाई ने सभा का आयोजन करते हुए कहा कि आज तक के सही मायने में बरकट्ठा का विकास नहीं हुआ है। बरकट्ठा विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी की है और दूसरा बरकट्ठा में अच्छा शिक्षा व्यवस्था नहीं है, जिसके लिए छात्रों को हजारीबाग समेत
दूसरे जिलों में जाकर पढ़ाई करना पड़ता है। आने जाने में भी असुविधा होती है। इसलिए मेरा मांग होगा चलकुशा से बरकट्ठा इचाक होते हुए हजारीबाग तक रेलवे लाइन का निर्माण की आवश्यकता है, जिससे छात्रों को आने जाने में सुविधा हो। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित प्रयाग यादव, अनिल यादव, उमेश यादव, रामचंद्र ठाकुर, शहनाज अंसारी, मेधन राणा, प्रदीप यादव, रेणु देवी, रजनी देवी, कुमकुम देवी, सीमा देवी, आरती देवी समेत सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित हुए। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की अफवाहों के बीच एसएससी ने कही ये बात। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में पेपर लीक की अफवाहों के बीच एसएससी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जेएसएससी अध्यक्ष प्रशांत कुमार ने बताया कि इस परीक्षा में कुल 6,39,100 वैध आवेदन प्राप्त हुए थे और इसे राज्य भर के 823 परीक्षा केंद्रों पर 10,917 कक्षों में आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि पहले की परीक्षाओं में आई समस्याओं के मद्देनजर आयोग ने एसओपी को संशोधित किया। परीक्षा के लिए 12 प्रश्न पत्रों का गुच्छा तैयार कर उन्हें एनवेलप में सील किया गया था, जिन्हें मेटल लॉक के जरिए सुरक्षित रखा गया। इसके अलावा स्ट्रांग रूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे और दंडाधिकारी की नियुक्ति की गई थी। परीक्षा के दिन स्ट्रांग रूम को एक साथ खोला गया, जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे। चाबियां भी सील अवस्था में थीं। मेटल लॉक परीक्षा शुरू होने के आधे घंटे पहले खोले गए। सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से परीक्षा की निगरानी की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रश्न पत्रों में डिजिटल कोडिंग की गई थी, जिससे यह ट्रैक किया जा सकेगा कि कौन से छात्र किस केंद्र से परीक्षा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ छात्रों ने ओएमआर और बुकलेट नंबरों में अंतर की शिकायत की है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। ऐसे में मिलान की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने प्रश्न पत्रों को सील न किए जाने की बात को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि 20 लाख प्रश्न पत्र बनाए गए थे और इसमें कहीं भी सुरक्षा में कोई कमी नहीं थी। बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मनाई जयंती जनता से की विधायक जयमंगल को हटाने की अपील। बोकारो फुसरो नगर परिषद क्षेत्र के सुभाष नगर में भाजपा नेता प्रकाश कुमार सिंह के आवासीय कार्यालय में के दौरान कांग्रेस विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह को हटाने की अपील की गई। इस अवसर पर नेताओं ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मधुसूदन सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संघर्षमय जीवन की चर्चा करते हुए कहा कि उनसे प्रेरणा लेकर हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। प्रकाश कुमार सिंह ने कहा कि बेरमो में युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकार में है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। इस बार बेरमो की जनता कांग्रेस विधायक को वोट से हटाने का काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी की जीत निश्चित है। हेमंत सोरेन की सरकार से जनता पूरी तरह परेशान है। हम इस बार सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता फुसरो नगर अध्यक्ष दिनेश यादव ने की, जबकि संचालन महामंत्री रमेश स्वर्णकार ने किया। इस मौके पर बेरमो विधानसभा के प्रवासी प्रभारी दुर्गेश सिंह, विस्तारक सुखेन मंडल, मंडल अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह, भाजयुमो मंडल अध्यक्ष सुमित सिंह और अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता उपस्थित रहे। चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर लगाया आरोप, मेरी सुरक्षा के साथ हो रहा खिलवाड़। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। चंपाई सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने सभी नियमों और प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए उनकी सुरक्षा में लगे वाहन को वापस बुला लिया है। उन्होंने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए बोला कि एक पूर्व सीएम की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार ने उनकी सुरक्षा में तैनात वाहन को वापस बुला लिया है। चंपाई सोरेन ने वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन पर अपनी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। चंपाई ने आगे कहा कि झारखंड के लोग उनके अपने लोग हैं और उन्हें उनके बीच किसी भी प्रकार की सुरक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन इस राजनीतिक साजिश का जवाब जनता देगी। 31,184 लाख की योजनाओं की दी सौगात। सीएम बोले सभी को
रोटी, कपड़ा और मकान देने का प्रयास। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीते कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साहेबगंज जिले के बरहेट प्रखंड में आयोजित आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन साहेबगंज जिले को लगभग 31,184.923 लाख रुपए की विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। वहीं कुल 264 विकास योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। दोनों जिलों के 3,32,192 लाभुकों के बीच लगभग 14,441.449 लाख रुपए की परिसंपत्ति का वितरण किया गया। वहीं 5,496.837 लाख रुपए की 62 योजनाओं का उद्घाटन एवं 25,688.86 लाख रुपए की 202 योजनाओं की आधारशिला रखी गई। सीएम ने कहा कि खराब मौसम और भारी बारिश के कारण वह कार्यक्रम स्थल पर नहीं पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने जनता से क्षमा मांगी। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि झारखंड वीरों की भूमि है और यहां के लोग आपसी प्रेम, सौहार्द एवं सद्भाव के साथ रहते हैं। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 4 वर्षों में सभी को रोटी, कपड़ा और मकान उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी सरकार ने 20 लाख नए राशन कार्ड जारी किए हैं, जबकि पूर्व सरकार ने 11 लाख कार्ड डिलीट किए थे। हमने सर्वजन पेंशन योजना लागू की है, जिससे किसी भी पात्र व्यक्ति को पेंशन से वंचित नहीं रखा गया है। मुख्यमंत्री ने महिला सशक्तिकरण को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लगभग 50 लाख माताओं को सालाना 12,000 रुपये की सम्मान राशि दी जा रही है। इसके अलावा उन्होंने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए 10,000 करोड़ रुपए का फंड भी आवंटित करने की बात की। रोजगार सृजन की दिशा में मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने 1.5 से 2 लाख लोगों को निजी क्षेत्र में नियुक्ति दिलाई है। लगभग 40 से 50,000 सरकारी नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। सीएम ने खनिज संपदाओं के लाभ की कमी पर चिंता जताते हुए कहा कि यहां की खनिज संपदाओं का लाभ स्थानीय आदिवासियों को नहीं मिला है। उन्होंने केंद्र सरकार से 1,36,000 करोड़ रुपए के बकाया की मांग की, ताकि राज्य में विकास योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके। कोरोना महामारी के दौरान राज्य सरकार के प्रयासों का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति को भूखा सोने नहीं दिया गया और सभी वर्गों के लिए जीवन एवं जीविका की रक्षा की गई। ये रहे मौजूद। मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी एवं कार्यक्रम स्थल भोगनाडीहा बरहेट से सांसद विजय हासदा, विधायक स्टीफन मरांडी, विधायक दिनेश विलियम मरांडी, पूर्व मंत्री हेमलाल मुर्मू, संथाल परगना प्रमंडल के आयुक्त लालचंद डाडेल, जिले के उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। स्वास्थ्य मंत्री के साथ आईएमए झांसा की बैठक। 50 बेड के अस्पताल क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट से होंगे मुक्त। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में आईएमए और झांसा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह भी मौजूद थे। इस दौरान क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, साहिबगंज से जुड़ी समस्या, मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, महिला चिकित्सकों को नाइट ड्यूटी में सुरक्षित माहौल की अनिवार्यता, नेशनल टास्क फोर्स में चिकित्सकों की सहभागिता, लोहरदगा जिले में चिकित्सक और पारामेडिकल स्टाफ को पिछले 2 महीने से वेतन अवरुद्ध जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई, जिसमें क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में उत्तर प्रदेश की तर्ज पर 50 बेड तक के अस्पतालों को मुक्त करने पर सहमति बनी। इससे संबंधित आदेश यथाशीघ्र निकालने का निर्णय स्वास्थ्य मंत्री और प्रधान सचिव ने लिया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार नेशनल टास्क फोर्स के गठन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के प्रतिनिधि को सम्मिलित करने पर सहमति बनी। साहिबगंज उपायुक्त को स्वास्थ्य मंत्री ने मोबाइल पर आवश्यक दिशा निर्देश दिया और कहा कि विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश निर्गत किया जा रहा है। उप विकास आयुक्त को नोडल के पद से मुक्त किया जाए और ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर कार्रवाई रोकने का निर्देश दिया गया।
श्रावणी मेला में प्रतिनियुक्ति डॉक्टर के टीएडीए का अलग से आवंटन दिया जाएगा। चिकित्सकों को पुलिस विभाग की तरह 13 महीने का वेतन देने पर सहमति बनी। स्वास्थ्य सेवा भी पुलिस सेवा की तरह आकस्मिक सेवा है। लोहरदगा व अन्य जगहों पर जहां सिविल सर्जन प्रभार में है, उन्हें डीडीओ घोषित करने संबंधित आदेश यथाशीघ्र निर्गत होगा। 23 अगस्त को प्रधान सचिव के साथ हुई मीटिंग का प्रोसीडिंग यथाशीघ्र निकाला जाएगा। राज्य, जिला, अनुमंडल स्तरीय जो भी समिति बनाई जाएगी, उसमें पूर्व की तरह आईएमए के प्रतिनिधि भी एक सदस्य होंगे। महिला चिकित्सकों की सुरक्षा से संबंधित आवश्यक निर्णय लेने पर सहमति बनी। गोंदुलपारा खनन परियोजना में रैयतों को मिलेगा 25 लाख रुपए प्रति एकड़ मुआवजा। सेक्शन 19 की प्रक्रिया पूरी होने के बाद सरकार ने रैयतों के लिए 478 करोड़ रुपए जमा कर दिए हैं। इस परियोजना में बड़कागांव के बलोदर में 91.35 एकड़, गोंदुलपारा में 285.715 एकड़, गाली में 175.45 एकड़ और चंदौल में 161.99 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। इससे जिले में लगभग 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जबकि राज्य को प्रतिवर्ष लगभग 500 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। ये होगा विकल्प। प्रति एकड़ मुआवजा 24,56,986 रुपए, जिसमें सभी घटक शामिल हैं। भूमि परिसंपत्तियों का मुआवजा राज्य सरकार संबंधित विभाग द्वारा मूल्यांकन के बाद दुगुना मुआवजा देगी। विस्थापित परिवारों के लिए विकल्प 10 लाख रुपए का मुआवजा या नए मकान का आवंटन या भूमि के एक प्लॉट का आवंटन। रोजगार और आर्थिक सहायता के अवसर परियोजना के तहत विस्थापित परिवारों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। प्रभावित परिवार एकमुश्त 5 लाख रुपए या 20 वर्षों तक हर महीने 2,000 रुपए का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा विस्थापित परिवारों को जीवनयापन के लिए अनुदान के रूप में हर महीने 3,000 रुपए, पुनर्वास भत्ते के रूप में 50,000 रुपए, परिवहन खर्च के तहत 50,000 रुपए और पशुबाड़े के लिए अवसर 35,000 रुपए दिए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री के अनुरूप है चंपाई सोरेन के पास Z+ की सुरक्षा। पुलिस मुख्यालय। चंपाई सोरेन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ को लेकर चल रही खबरों के बीच पुलिस मुख्यालय ने प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि पूर्व सीएम चंपाई सोरेन को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध है। साथ ही कहा गया है कि चंपाई सोरेन की सुरक्षा उनके सुरक्षा श्रेणी के अनुसार पूरी तरह से उपलब्ध है। मुख्यमंत्री के रूप में चंपाई सोरेन Z+ श्रेणी के तहत सुरक्षा प्राप्त करते थे। वर्तमान में वह Z+ ASL रहित श्रेणी से आच्छादित हैं, जिसमें उनके पास अनुमानित से अधिक सुरक्षा बल है। उनके साथ कुल 63 सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं, जिसमें विभिन्न विभागों से अंगरक्षक शामिल हैं। इसके अतिरिक्त चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन और सलाहकार धर्मेंद्र गोस्वामी के पास भी सुरक्षा उपलब्ध है, जिससे कुल 18 सुरक्षाकर्मी उनके साथ कार्यरत हैं। बता दें कि चंपाई सोरेन ने सरकार पर आरोप लगाया था कि उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये है सुरक्षा विवरण। विशेष शाखा से 6 अंगरक्षक, सरायकेला खरसावां से 5 अंगरक्षक, सरायकेला खरसावां से 17, जैप 1, डोरंडा रांची से 9, सरायकेला खरसावां से 14 और रांची से पूर्व मुख्यमंत्री आवास सुरक्षा रांची 12। माताओं बहनों से मिलने का परम सौभाग्य मिला। कल्पना सोरेन। जितिया व्रत के पावन अवसर पर पलामू में माताओं बहनों से मिलने का परम सौभाग्य मिला। आप सभी को आज के इस शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैया सम्मान यात्रा को मिल रहा आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद अभूतपूर्व है। आप सभी का साथ ही हमारी हिम्मत है। आप सभी का आशीर्वाद ही हमारी ताकत है। हेमंत सोरेन जिस योजना के लिए छाती ठोक रहे हैं, उसे मैंने लाया। चंपाई सोरेन। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी पूरे राज्य में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। इसी क्रम में बुधवार को सरायकेला में बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा निकाली। इस दौरान पूर्व सीएम और बीजेपी नेता चंपाई सोरेन ने कहा कि रैली में मौजूद भीड़ यह संकेत दे रही है कि परिवर्तन निश्चित होगा। आदिवासी और मूलवासियों को फिर से अमन चैन से जीने का मौका मिलेगा।
हेमंत जिस योजना के नाम पर छाती ठोकते हैं वह मेरी है। चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में संघर्ष करने के बाद 5 महीने तक सत्ता संभालने का मौका मिला। कैलेंडर बनाकर आईने की तरह योजनाओं को स्वीकृत किया। चंपाई ने मैया सम्मान योजना पर बोला कि आज जिस योजना के नाम पर सरकार छाती ठोकती है उसे मैंने लाया था। चाहे बहाली हो या फ्री में बालू देना, ये सारे मेरे काम थे। संताल परगना की धरती में 1855 में सिदो कान्हू ने तीर के नोक से संताल परगना बनाया और काश्तकारी अधिनियम बनाया। आदिवासियों के अस्तित्व पर मंडरा रहा खतरा चंपाई ने झामुमो को घेरते हुए बोला कि आज आदिवासियों का अस्तित्व संकट में आ गया है। संताल परगना के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज उसी धरती में बांग्लादेशी घुसकर जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और सामाजिक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं। इस घुसपैठ को सिर्फ बीजेपी ही रोक सकती है। इसलिए मैं एक क्षेत्रीय पार्टी से निकलकर बीजेपी में शामिल हुआ। बीजेपी ही बांग्लादेशियों को भगा सकती है बाहर। चंपाई ने कहा कि बांग्लादेशियों को अगर कोई भगा सकता है तो वह बीजेपी ही है। कोई और राजनीतिक दल यह लई नहीं लड़ी झेड़ सकता है। आदिवासियों की अस्मिता को दूसरा कोई दल नहीं बचा सकता है। कांग्रेस ने आदिवासियों के बारे में नहीं सोचा। चंपाई सोरेन ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने देश में लंबे समय तक राज किया, लेकिन आदिवासियों और मूलवासियों के बारे में कभी नहीं सोचा। झारखंड को अलग राज्य बनाना बीजेपी की ही देन है। बीजेपी ने आदिवासी और मूलवासी के दर्द को समझा और देश में 3 नए राज्य बनाए। जल्द 8वीं अनुसूची में शामिल होगी हो भाषा। चंपाई ने हो भाषा का जिक्र करते हुए कहा कि ओल्छी की भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। हो भाषा को भी जल्द ही 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाएगा। इसके लिए गृह मंत्री अमित शाह ने आश्वासन दिया है। देश में वारंग शिथिलिपि को शामिल करने का भी आश्वासन दिया है। पूर्व सीएम चंपाई ने सुरक्षा में लगे सभी वाहन राज्य सरकार को लौट आए। रांची। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपनी सुरक्षा में राज्य सरकार की तरफ से दी गई सारी गाड़ियां वापस कर दी हैं। दरअसल सरकार की तरफ से उनसे 3 गाड़ियां वापस मांगी जा रही थीं। इस बात पर उन्होंने सभी गाड़ियों को वापस कर दिया। यह भी बताया जा रहा है कि उनको एक सफारी गाड़ी दी गई थी जिसका ऐसी भी काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने सारी गाड़ियों को लौटाना ही सही समझा। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए राज कर रहे हैं। लव जिहाद चरम पर है। इस हालत का जिम्मेदार कौन? रवि किशन। फिल्म स्टार सह गोरखपुर सांसद रवि किशन बुधवार को भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में भाग लेने के लिए पहुंचे। पलामू में मीडिया से बातचीत करते हुए रवि किशन ने झारखंड सरकार पर कई तल्ख टिप्पणियां की हैं। रवि किशन ने कहा कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए राज कर रहे हैं। लव जिहाद चरम पर है। आखिर इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? इसका जवाब कौन देगा? झारखंड का राजा आदिवासी है, लेकिन आदिवासियों के खिलाफ ही षड्यंत्र रचा जाता है और उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है। क्यों एक समुदाय की जनसंख्या कम हो रही है? यह किसकी साजिश है? क्यों एक समुदाय को ताकतवर बनाया जा रहा है? झारखंड में धर्म परिवर्तन, लव जिहाद एवं घुसपैठिए के खिलाफ वक्त आ गया है जवाब देने का। यह जवाब वोट के माध्यम से दिया जाएगा। रवि किशन ने कहा कि झारखंड में लोगों को बालू नहीं मिल रहा है। बालू माफिया राज कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं को झारखंड की सरकार धरातल पर नहीं उतार रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन सही से नहीं हो रहा है। लातेहार की धरती नीलांबर पीतांबर की धरती है, वीरों की धरती है। कल्पना सोरेन। लातेहार मैया सम्मान यात्रा को लेकर झारखंड के माननीय मंत्री बेबी देवी मंत्री दीपिका पांडे सिंह और गांडेय विधायक कल्पना सोरेन, इन दोनों पलामू प्रमंडल में यात्रा कर रहे हैं। इसी को लेकर लातेहार और चंदवा बालूमाथ हेरहंज बरियातू में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही स्थानीय विधायक सह झारखंड के शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम ने मंच का संचालन किया। वही समय को देखते हुए जनसभा को संबोधन करने के लिए विधायक कल्पना सोरेन को आमंत्रित किया। अपने संबोधन ने कहा कि आप सभी लातेहार की धरती चंदवा की धरती पर रहते हैं। यह धरती कोई आम धरती नहीं है। यह नीलांबर पीतांबर की धरती है, वीरों की धरती है। आप सभी वीर की भांति आने वाले विधानसभा चुनाव में लोगों को सबक सिखाएं और अपनी आवाज को बुलंद करें।
आपका बेटा हेमंत सोरेन, आपके दादा हेमंत सोरेन आपके लिए मैया सम्मान योजना लाए हैं, बिजली बिल माफ किए हैं, ऐसे कई आपके लिए कल्याणकारी योजना दिए हैं जो हमारे झारखंड की जनता को किसी भी प्रकार का कोई परेशानी और दिक्कत नहीं हो। हेमंत सोरेन आपके लिए हर पल सोचते हैं और आगे भी सोचते रहेंगे। ऐसे भी झारखंड कभी झुका नहीं है, कभी झुकेगा भी नहीं के साथ नारा बुलंद करते हुए श्रीमती सोरेन ने नारी शक्ति को आह्वान किया और कहा कि आप सभी लोग जितिया पर्व अच्छा से मनाएं और अपने बेटा हेमंत सोरेन को ढेर सारा आशीर्वाद दें, शक्ति दें, आपके लिए और अधिक से अधिक कार्य करें। इस अवसर पर मणिका के विधायक रामचंद्र सिंह के जिला अध्यक्ष मोतीलाल नाथ शाहदेव, विस सूत्री उपाध्यक्ष अरुण दुबे विधायक, प्रतिनिधि प्रभात कुमार, दीपू कुमार सिन्हा, बुद्धिजीवी मंच के जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी डब्लू, प्रजापति विपिन तिवारी, शीत मोहन मुंडा, अंकित तिवारी मौजूद थे। चुनाव के लिए हैं तैयार, पार्टी लगातार जनता के बीच है। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने 25 सितंबर को दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें माल्यार्पण किया। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हमें पंडित जी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। श्री मरांडी ने कहा कि उन्हीं की परिकल्पना अंत्योदय है, यानी जो विकास के अंतिम पड़ाव पर खड़ा है। उनका स्पष्ट मानना था कि अंतिम व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक हम भारत में मानव जीवन के विकास को विकसित नहीं मान सकते हैं। पंडित जी के बताए मार्ग के अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार में विकास गांव, गरीब, किसान से शुरू हो रहा है। गांव को सड़कों से जोड़ा जा रहा है, घरों तक बिजली पहुंचाई गई है, कोई भूखे नहीं रहे, इसकी भी चिंता की गई। श्री मरांडी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। पार्टी लगातार जनता के बीच है। इस समय पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्रा आयोजित कर रही है। प्रयास है परिवर्तन यात्रा झारखंड के सभी विधानसभा क्षेत्र से होकर गुजरे। इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। श्री मरांडी ने कहा कि पूरे 5 साल से हेमंत सोरेन सरकार झारखंड को लूट रही है, गिद्ध की तरह नोच रही है। व्यापारी व्यापार करते हैं, विकास में योगदान करते हैं ये सत्ताधारी दल। लोग यहां से पूंजी खोद खोद कर बाहर निवेश कर रहे हैं। जिस दिन इसकी जांच होगी सब खुलासा हो जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ईडी ने दर्जनों मामले को सरकार को पत्र लिखा है, बताया है कि संबंधित पर केस होना चाहिए, लेकिन सरकार सारी फाइलों को दबा दी है। पूरे 5 साल तक बालू, पत्थर, कोयला, लोहा, जमीन सभी सरकार ने लूटा ही है। सबसे ज्यादा सीएनटी एक्ट का फर्जीवाड़ा हेमंत सोरेन सरकार में हुआ है। वह खुद और उन्हीं के लोगों ने फर्जीवाड़ा किया है। उसके अनेक सबूत हैं। कई बार इस मामले को मैं उठा चुका हूं। इससे उन्हें पीड़ा होती है। कई बार नाम बदल बदल कर जमीन रजिस्ट्री कराए गए हैं। इसका मतलब क्या होता है? नाम बदलना, जगह बदलना, यह सब फर्जीवाड़ा ही है। फर्जीवाड़ा में पूरा गैंग लगा हुआ है। हुआ हमारी तैयारी झारखंड के विश्वास को समेटकर राज्य को आगे ले जाने की है। सुदेश महातो। सुदेश कुमार महातो ने कहा कि हेमंत सरकार अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में है। इन 5 सालों में प्रदेश के भीतर युवाओं, महिलाओं के साथ साथ नीतियों पर कोई काम नहीं किया, जिसका परिणाम है कि इन्होंने झारखंड को 15 से 20 साल पीछे धकेल दिया है। जनता को छलने वाली सरकार को सत्ता में रहने का कोई हक नहीं है। हर वर्ग की चिंता करते हुए हमारी तैयारी झारखंड के विश्वास को समेटकर राज्य को आगे ले जाने की है। उक्त बातें सुदेश कुमार महातो बुधवार को कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कही। इस दौरान झारखंड आंदोलनकारी बसंत महातो सहित कई जनप्रतिनिधियों एवं समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। सरकार परीक्षा लेने में भी नाकाम है। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर भी पूरी तरीके से ध्वस्त है। जो सरकार एक परीक्षा सही से नहीं करा सकती है, वो सरकार राज्य चलाने में कितनी सक्षम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक परीक्षा लेने के लिए इन्होंने लोगों के जीवन का आधार बन चुके इंटरनेट पर रोक लगा दी थी। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वाले बसंत महातो ने कहा कि सरकार ने झारखंड आंदोलनकारियों को भी ठगने का काम किया है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार सत्ता में आते ही अपने ही वादों को भूल गई। झारखंड की जनता
अब बदलाव चाहती है। सुदेश महातो के नेतृत्व में हम सभी इस बदलाव के लिए काम करेंगे। इस अवसर पर मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, उपाध्यक्ष हसन अंसारी, महासचिव राजेंद्र मेहता, अशोक नाग, हकीम अंसारी, मुजिबुल रहमान, नईम अंसारी, एतवा उरांव, लाल अमन शाहदेव, सुरेंद्र महतो, संजय लाल महातो, हरिशंकर महातो, विनोद महातो सहित मुख्य रूप से उपस्थित थे। लोगों की सलाह पर तैयार होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र, बंधु तिर्की। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक हुई। बैठक के पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने उपस्थित सदस्यों को घोषणा पत्र के संबंध में निर्देश दिया। उन्होंने सभी को विभिन्न विषयों पर विशेष रूप से झारखंड के सामाजिक आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखकर तथा विस्तृत अध्ययन के पश्चात ही घोषणा पत्र को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड के सभी जिला और प्रखंडों में घूमकर वहां के लोगों से मिलकर उनकी राय जानकर ही घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा। कांग्रेस का घोषणा पत्र हमेशा से आम जनता का घोषणा पत्र रहा है। घोषणा पत्र जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार किया जाएगा, जिसे सरकार बनते ही पूरी तरह से लागू किया जाएगा। हमारे नेता राहुल गांधी की भी यही सोच है। उनका मानना है कि जो भी चीजें घोषणा पत्र में शामिल करें उस पर खूब मंथन करें ताकि सरकार में आकर उसे बखूबी लागू कर सकें। मैनिफेस्टो कमेटी के सफल संचालन के लिए उप समिति का गठन बंधु तिर्की ने कहा कि मैनिफेस्टो कमेटी के सफल संचालन के लिए उप समितियों के गठन का निर्णय लिया गया है ताकि सभी वर्ग में जाकर सुझाव लेने में आसानी हो सके। बैठक में सर्वसम्मति से ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसमें कमेटी के सलाहकार अनादि ब्रह्म होंगे और अशोक चौधरी, लाल किशोर नाथ शाहदेव ड्राफ्टिंग कमेटी में होंगे। कांग्रेस घोषणा पत्र परामर्श कमेटी के लिए अजय नाथ शाहदेव, डॉक्टर एम तौसीफ, सतीश पॉल मुंजनी को रखा गया है। इस बैठक में मुख्य रूप से शहजादा अनवर, जलेश्वर महातो, मंत्री बन्ना गुप्ता, अनादि ब्रह्म, प्रदीप यादव, देवेंद्र नाथ चंपिया, अशोक चौधरी, डॉक्टर एम तौसीफ, बद्रीराम, अजय नाथ शाहदेव, सतीश पॉल मुंजनी, चंचल चटर्जी, जगदीश साहू, रविंद्र झा, लाल किशोर नाथ शाहदेव सहित। उपायुक्त व उपविकास आयुक्त ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। जाने क्या दिया निर्देश। हजारीबाग उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बुधवार शाम को सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीडीसी प्रेरणा दीक्षित भी मौजूद रहीं। उपायुक्त ने औचक निरीक्षण में अस्पताल के स्वास्थ्य सुविधाओं सहित अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने सदर अस्पताल के मेडिसिन, ओपीडी, महिला प्रसव कक्ष, शिशु वार्ड, स्किन विभाग, ईएनटी ओपीडी, क्लिनिकल पैथोलॉजी, स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट, इमरजेंसी वार्ड समेत गायनी ओटी का गहनता से निरीक्षण किया। उन्होंने सभी वार्डों में तय चिकित्सकों के समयवार रोस्टर ड्यूटी के अनुसार उपलब्धता की जानकारी ली तथा रोस्टर ड्यूटी को स्पष्ट हिंदी में अंकित करने का निर्देश दिया। उन्होंने मौके पर मौजूद अस्पताल प्रबंधक से बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए आवश्यक उपकरणों का आकलन कर उन सामग्रियों की सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने के लिए हर संभव मदद को तैयार है। डीएमएफटी मद से पूर्व में ही चिकित्सकों के गैप को भरने के प्रयास किए हैं, जो आगे भी जारी रहेंगे। उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को निर्देश देते हुए कहा कि जिला का प्रमुख अस्पताल होने के नाते दूर दराज के ग्रामीण बेहतर इलाज के लिए आते हैं। उन्हें उचित चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराए। शिशु वार्ड में बाह्य स्रोत से कार्यरत नर्स को आवश्यक प्रशिक्षण देकर उन्हें दक्ष करने का निर्देश दिया। उन्होंने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से शिशु केयर यूनिट के साथ साथ होमगार्ड के सुरक्षा कर्मियों को अपने स्थान पर तैनात रहने का निर्देश दिया। उन्होंने मेडिकल सर्जिकल वार्ड का भ्रमण कर वहां दी जा रही व्यवस्था को देखा। उपायुक्त ने कहा कि सुरक्षा के अभाव में कई असामाजिक तत्वों द्वारा गलत कार्य किए जाने की सूचना प्राप्त हो रही है, इसलिए प्राइवेट एजेंसी के गार्ड को तैनात करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीडीसी प्रेरणा दीक्षित, सिविल सर्जन, अस्पताल प्रबंधक, चिकित्सक एवं अन्य कर्मी मौजूद रहे।
सीएम हेमंत ने असम के सीएम को लिखा पत्र, चाय जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग। सीएम हेमंत सोरेन ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को एक पत्र में चाय जनजातियों के अधिकारों की रक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने का अनुरोध किया है। वहां चाय जनजातियों की संख्या 70 लाख है, लेकिन उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जबकि झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ये समुदाय अनुसूचित जनजातियों के रूप में मान्यता प्राप्त है। पत्र में कहा गया है कि चाय जनजातियों को सरकारी योजनाओं और लाभों से वंचित रखा गया है, जिससे उनकी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में जनजातियों को शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाओं में आरक्षण का कम लाभ मिल रहा है। समुदाय के सदस्यों का कहना है कि उन्हें अपने अधिकारों के लिए लड़ने में कठिनाई हो रही है और उनकी सामाजिक पहचान को संरक्षित करने की आवश्यकता है। इस स्थिति के समाधान के लिए नीतिगत सुधारों की आवश्यकता है, ताकि जनजातियों को उचित सुरक्षा और विकास के अवसर मिल सकें। पत्र में जोर देकर कहा कि जनजातियों की पहचान और उनके योगदान को मान्यता देने से न केवल उन्हें लाभ होगा, बल्कि यह असम की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता को भी बनाए रखेगा।